होगा। साथ में अगर आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी का एक निचोड़ भी इसमें जो है वो डाला गया है। सभी बस पॉइंट वाइज हैं। कंटेंट आपको देखने को जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कंटेंट के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। तो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करिए, और जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं उन बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही बातें आपके लिए एक लेआउट बनेंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के। जोहरा जी वेलकम। तो चलिए ठीक है, मैं चीजों को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बोल दूंगा कि जो है बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा। अगर आप इन बातों को ध्यान सुन लेंगे, मुझे थोड़ा 1 सेकंड दीजिए, मैं थोड़े से लिंक हल्के से शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए, तो ओके, फाइन फाइन फाइन, चलिए डेफिनेटली। शुरू करते हैं टॉपिक को। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बहुत ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया हुआ था, डीएनए के बारे में आप सब थोड़ा मोड़ा जानते हैं, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से आप डीएनए, जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो डीएनए के बारे में जानने के साथ में आप जो थोड़ी सी और चीज जानते हैं, वो क्या जानते हैं? आप जानते हैं एमिनो एसिड के बारे में, आप जानते हैं प्रोटीन के बारे में, आप ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है वो करती है प्रोटीन के फॉर्म में। बट ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आती कहां से है? ये प्रोटीन आती है, आपको पता है, डीएनए से आती है। किससे आती है? डीएनए से आती है। तो ये जो चैप्टर आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये 3 से 4 रीजन में बटे हुए हैं। सबसे पहले आप डीएनए को जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में, किस तरीके से जो है वो पड़ा होता है, आप वो जानेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आप डीएनए के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। फिर आप डीएनए कैसे आपके बॉडी में रेप्लिकेट करता है, बनता है, वो जानेंगे। और फाइनली इस तरीके से आपके चैप्टर्स जो है वो आगे बढ़ेंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के फॉर्म में। तो चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है ये वाला, बट अगर आप एक बार इसको सिंप्लीफाई तरीके से हर एक चीजों को बहुत बारीकी के साथ पढ़ लेंगे, तो आपके लिए रीड करना बुक को आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ाई को करना। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रेडरिक मिशन नाम के एक साइंटिस्ट थे। फ्रेडरिक मिशन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल, मतलब कि पस सेल्स से जो है वो एक केमिकल को आइसोलेट किया, और जब उस केमिकल की प्रॉपर्टी को चेक की तो पाया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो थी न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया था। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टी एसिड थी, एसिडिक प्रॉपर्टी थी। कैसी प्रॉपर्टीज थी? एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण इन्होंने उस कंटेंट को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। और बाद में जब इसी न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स को देखा गया, तो इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए और इनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए इन्हें डीएनए और आरएनए, इट मींस दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। पहले इन्होंने नहीं बताया हुआ था कि डीएनए और आरएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर नहीं, ये चीज इनका देन नहीं था। ये न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है कि भाई डीएनए और आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, इसकी इसकी बात को हम फ्रेडरिक मिशर जी को नहीं दे सकते हैं। ये दरअसल बात ऐसी थी कि डीएनए और आरएनए का जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था वो आप बोल सकते हैं फ्रेडरिक मिशर को लेकर के, बट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया। जैसे ग्रिफिथ जी ने काम किया, और साथ में काम किया आपके मैक्लॉयड जी ने काम किया, फिर उसके बाद मैसेल्सन स्टाहल जी ने काम किया, हर्षे चेज जी ने काम किया। तो बड़ा लंबा चौड़ा एक एक्सपेरिमेंट चला।
तब जाकर के कहीं इस बात पे कंक्लूजन निकाला गया कि भाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहले के लोग क्या समझते थे कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, ये एक ऐसा कंटेंट है जो आज आपको पता है कि ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आता है या पेरेंट से बच्चे के अंदर आता है। ये आज ये बात आप जानते हैं। इससे पहले इन बातों के बारे में जानना और समझना उतना आसान नहीं था, लोगों के पास में उतने प्रमाण नहीं थे। बट एक्सपेरिमेंटली धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया गया कि भाई साहब डीएनए ही हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो व्हाट अबाउट डीएनए? डीएनए होता क्या है? तो जब पहली बार फ्रेडरिक मिशर जी ने इसको आइसोलेट किया तो पाया कि डीएनए, ये जो डबल हेलिक्स देख रहे हैं, ये भी बाद में आया। ये भी क्या आया? बाद में आया। जब डीएनए को देखा गया तो पाया गया कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए जो होता है वही हमारा मेन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और यही डीएनए आरएनए बाद में कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। इट मींस दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब जैसे ईंट ईंट मिल करके एक मकान बनाते हैं, उसी तरह डीएनए मिल करके आपका पूरा जेनेटिक मटेरियल इट मींस क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है। और फिर वही क्रोमोसोम, वही 23 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस ट्रांसफर होते हैं नए ऑफस्प्रिंग में। इसीलिए यहां पे डीएनए को जो है हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला है। एंड दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर जेनेटिक मटेरियल्स। ये जेनेटिक मटेरियल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बट अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। वो एक दूसरी चीज है कि डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है और जेनेटिक मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है। तो जेनेटिक मटेरियल का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है डीएनए। बट अगर बोला जाए डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, तो वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में हम अगर डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होंगी, तो जो जुड़े रहिएगा। तो न्यूक्लिक एसिड के, जो न्यूक्लिक एसिड खोजा गया फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, प्रॉपर्टी एसिडिक थी। उसमें से एक न्यूक्लिक एसिड जो था वो थोड़ा सा डीऑक्सीराइबोस टाइप का था, डीएनए टाइप का था। तो डीएनए अब कैसे पता लगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब डीएनए मतलब जब न्यूक्लिक एसिड को खोजा गया और उसके स्ट्रक्चर का पता लगाया गया, तो पाया गया कि दैट इज अ पेंटोज सुगर। ये कैसी सुगर है? दैट इज अ पेंटोज सुगर। ये 5 कार्बन की एक जो है वो आपकी शुगर होती है। बट रिमेंबर, यहां पे आपको 5 कॉर्नर तो देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5, बट नॉट अ 5 कार्बन। ये 5 कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो 5वां कार्बन होता है वो 3D स्ट्रक्चर्स में पीछे साइड में होता है, तो इसीलिए वो आपको फ्रंट से 2D में विजिबल नहीं होता है। बट हाँ, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो रखना है यहाँ पे OH को। क्या ध्यान में रखना है? OH को ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। यहां पे आपको OH को ही ध्यान में रखना है, दैट इज अ OH। क्यों इसको ध्यान में रखना है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके, अगर यहाँ पे 2 OH आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अगर यहाँ पे आपको 2 OH देखने को मिलते हैं, इट इज अ 3 प्राइम एंड अनदर इज अ 2 प्राइम। यहाँ पे जो ध्यान में देखने को लगता है इस OH का तो कॉमन है, ये OH आपको ध्यान में नहीं रखना है। बट यहाँ पे जो OH है वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और जब आप इस OH को ध्यान में रखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आता है, ये आता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। किसका आता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर था। स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत बहुत इनकरेक्शन होती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद दूसरा जो आता है आपका, वो आता है नेक्स्ट वन इज दैट, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आप देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, इस वाले एरिया में यहाँ पे H होता है और यहाँ पे OH होता है। इट मीन्स दैट यहां से एक ऑक्सीजन जो होता है वो मौजूद ना होने के कारण दिस इज अ डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे आपका जो ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंट होता है, और इस ऑक्सीजन के एब्सेंट होने के कारण हम लोग इसको जो है डीएनए बोलते हैं। इट मीन्स दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे जो आपने OH को देखा, H को देखा, ये इस स्ट्रक्चर्स को मोर स्टेबल बनाता है इस स्ट्रक्चर्स के मुकाबले। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो डीएनए इज अ मोर स्टेबल देन आरएनए। बट रिमेंबर, आरएनए को हम प्रिमिटिव मानते हैं क्योंकि समय के साथ जब मॉडिफिकेशंस हुआ तो जेनेटिक मटेरियल का स्टेबल होना जरूरी था, कैरेक्टर का स्टेबल होना जरूरी था। इसीलिए डीएनए आर मॉडिफाइड इन आरएनए आर मॉडिफाइड इनटू डीएनए,
और आज के समय में दोनों न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलते हैं, बट मेनली जो आपको ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं वो न्यूक्लिक एसिड दरअसल आपके होते हैं कौन से, वो न्यूक्लिक एसिड आपके होते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए के। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। यही बेसिक डिफरेंस आपको डीएनए आरएनए में जो है सबसे बड़ी देखने को मिलती है। और एक जो बड़ी डिफरेंस है वो है इनमें मौजूद नाइट्रोजनस बेस को, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको अभी नाइट्रोजनस बेस हम बताने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो यही जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज अ नॉट अ डीएनए, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक अकेला होगा जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तब जब इसके ऊपर फॉस्फेट भी जुड़ा होगा और नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा होगा। अगर ये दोनों चीज इसकी स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े होंगे देन हम इन्हें बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, दैट इज अ पेंटोज सुगर। ये डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है, ये केवल राइबोज सुगर है बेटा, ये राइबोज सुगर है एंड दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज सुगर, राइट। बट जब इसके साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएंगे देन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तब हम इन्हें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बात समझ में आया? तो अगर डीएनए के साथ में अगर शुगर के साथ में क्या क्या जुड़ जाए? शुगर के साथ में अगर फॉस्फेट जुड़ जाए प्लस अगर उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाए तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? मैं उसी को समझाने की आपको देखिए कोशिश कर रहा हूं। जब इस पेंटोज शुगर के साथ में फॉस्फेट भी जुड़ जाए और नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ जाए, इट मींस फॉस्फेट भी जुड़ जाए और नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ जाए, तो हम इस कंडीशंस को जो है वो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बट जब केवल और केवल शुगर हो, फॉस्फेट हो, उसको अच्छा चलिए उसको हम आगे बात करेंगे अभी आपसे। तो यहां पे जब आप देखेंगे, सुधांशु जी ने शुगर प्लस फॉस्फेट, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा हमेशा आप। तो ये जब आप याद रखेंगे तो ये क्या चीज है अब आपको पता चलेगा। देखिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक माला बनाई और ये माले का ये थ्रेड है। क्या है? थ्रेड। माला कैसे बनता है? एक धागा होता है, एक धागे के अंदर मोती जड़े होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से मोती जड़े हुए होते हैं, राइट। इस धागे के अंदर आपने बहुत सारे मोती को यहां पे जड़ दिया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनते रहिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक। अब आपको ये धागा आपको दिखने में थोड़ा सा डीएनए जैसा लग रहा है, राइट। लग रहा है ना, डीएनए के एक स्ट्रैंड जैसा लग रहा है आपको। तो ये धागा आपको दिखने में डीएनए जैसा लग रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या चीज है? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये यही पूरा कंप्लीट एक मोती है। क्या है? एक मोती। एक मोती है पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज डीएनए स्ट्रैंड। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात अजीत समझ में आया? सुधांशु जी समझ में आ रहा है ना? चलिए, ऑलरेडी सुधांशु जी आपने शायद से लर्न किया हुआ है। चलिए अजीत बताइए। तो यहां पे जो आपने इस स्ट्रक्चर्स को देखा दैट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, राइट। एंड दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगेन एंड अगेन ये और सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, दैट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ये मोनोमर था। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ गए देन इट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने से ही आपका पूरा का पूरा डीएनए बनता है। तो दैट इज नॉट अ डीएनए, दैट इज अ सिंपल शुगर, दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, दैट इज अ सिंपल शुगर। बट जब ये तीनों मिल गए तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, a single deoxyribonucleotide, and this the single deoxyribonucleotide is a single one। and जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं और यही आपका डीएनए बनाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, deoxyribonucleotide is a building blocks of डीएनए। बात समझ में आया? तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाएगा और डीएनए आपका पूरा का पूरा जीनोम बनाएगा। तो इसीलिए हम डीएनए को बोलते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक्स और न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स।
इज दैट क्लियर? बहुत सिंपली मैंने आपके सामने ये सारी बातें आपको बता दी। तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इन्हीं से हमारा क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, तमाम तरह की चीजें जो है वो बनती हैं। अब आपके बगल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मे भी काफी छोटे लिखे हुए, ब्लैक से लिखे हुए हैं, तो आपको इजीली विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप, ताकि यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सके। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने बगल में लिखे गए हैं, दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस, दे आर द टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा, और अभी आपके सामने आगे मैं पूरे के पूरे डायग्राम को डिस्कस करूंगा, और यहाँ पे हर एक नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है जो मेरे पास में और प्यारे डायग्राम है, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ में आपको आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है, जैसे कि वायरसेस के अंदर। बट रिमेंबर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये आप सोचते हैं डीएनए आज जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको लेटेस्ट साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया था, बट पहले ये बातें जो है वो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये बातें बहुत क्लियरली नहीं थी। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। अगर हम बात करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो अदर ऑर्गेनिज्म में भी आरएनए होता है, बट वो आरएनए केवल डीएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है। दैट इज अ मैसेंजर। इट मीन्स दैट, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनते रहिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान सुनेंगे, इसीलिए क्रैश कोर्स की बजाय क्रैश कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। पहली लाइन समझ में आई, दूसरी लाइन समझ में आई, तीसरी लाइन समझ में आई, बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। व्हाट इज फंक्शंस अबाउट मैसेंजर? मैसेंजर क्या होते हैं? मैसेंजर्स होते हैं, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं मैसेंजर के बारे में, तो जो किसी एक की इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का काम करे। सेम एज आरएनए। आरएनए बिल्कुल एक बीज का काम करता है, जो डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में या कन्वीनियंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोटीन में चेंज करता है। प्रोटीन इज अ लैंग्वेज जो एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है, और डीएनए जहां से हमने उसको लिया, सपोज दैट दिस इज द फ्रेंच लैंग्वेज एंड दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज, बट इसके लिए हमें एक कन्वर्टर चाहिए, दैट इज अ गूगल ट्रांसलेटर, इज अ गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। तो एक तरह से आरएनए एक मैसेंजर है जो डीएनए की इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन तक जो है वो बदलने में मदद करता है। दैट इज एनफ रीजन टू सेइंग हिम टू मैसेंजर, ठीक है। तो ये हम आपको बता सकते हैं कि इसलिए हम जो है आरएनए को मैसेंजर का नाम देते हैं, क्योंकि वो डीएनए के इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में जो है वो मदद करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बट रिमेंबर, यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए होता है, दैट इज नोन एज एमआरएनए, इसीलिए हम इसका नाम मैसेंजर आरएनए ही रखते हैं, दैट इज एमआरएनए। और डीएनए से एमआरएनए बनाने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, और उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम आगे बोलेंगे, बिकॉज दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, जिसे हम आगे के लेक्चर में मेंशन करेंगे। तो हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं, ताकि एवरी अननोन नोन स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देखे और ये चैप्टर सभी को समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने डायग्राम में आगे की तरफ स्लाइड में बढ़ते हैं। नाउ अब जिसके बारे में मैंने अभी आपसे पहले बात की है, वो सारी चीजें आपको इस स्लाइड पे मेंशंस हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है, बट रियल में डीएनए ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मैं बात बताऊं कि रियल में डीएनए कैसा होता होगा सर, तो आपने तो सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड देखा। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनते रहेगा। आपने सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड को देखा, दैट इज अ शुगर। ये क्या था? आपका शुगर था, और इससे जुड़ा हुआ था आपका फॉस्फेट, दैट इज अ PO4। और टोटल 3 PO4 होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें आपके, बट अभी मैं सिंगल ही बता रहा हूं। और यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजनस बेस। अगर हम सभी के स्ट्रक्चर्स बनाएं, केमिकल स्ट्रक्चर्स, अगर हम केमिस्ट्री के बेसिस पे सभी के स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पे कार्बन, फिर उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। फॉस्फेट का एक अलग केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो डीएनए जो होगा, वो आपका जो मॉलिक्यूलर डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो सिंपल फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। दैट इज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, आउटलाइन डायग्राम है ये डीएनए का, बट ये डीएनए का मॉलिक्यूलर या केमिकल डायग्राम नहीं है।
डीएनए का केमिकल डायग्राम कैसा दिख सकता है उसके बारे में आइए हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी चीजों को सुनते रहिएगा आप, ताकि आपको अब जो डायग्राम है वो अच्छे तरह से समझ में आ जाए। रिमेंबर, सबसे पहली चीज अपने दिमाग में एक बात को अभी एंटर कर लीजिए। अब मैं बहुत काम बताऊं, देखिए सपोज दैट ये डीएनए का एक एक क्या है, ये डीएनए का एक आपका स्ट्रैंड है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड जो दिया था वो दिया था आपके, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। और इसे इस शेप का बताया किसने था, रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे आपसे। बट एक्सरे डिफ्रैक्शंस के बारे में वो भी है मेरे पास में, ठीक है। यहां पे आप देखिए डीएनए का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है, दैट इज अ टू स्ट्रैंड। एक को हम लोग अगर बोलेंगे 3 प्राइम तो इसके दूसरे एंड को हम लोग हमेशा बोलेंगे 5 प्राइम, ठीक। अगर इसका, और ये डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ये कैसे स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे के बराबर तो होंगे बट स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो दोनों दिखने में सेम है, सब कुछ सेम है, साइज सेम रहेगी, बट वन थिंग इज डिफरेंट, दैट इज अ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दोनों के अपोजिट होंगे, इसलिए हम इनको जो है वो एंटी पैरेलल का नाम जो है वो देते हैं। देखिए डायग्राम मेरे पास में है, मैं चाहूं तो डायग्राम आपको दिखा सकता हूं, बट जो चीज बनाने में आता है ना, वो चीज आपके सामने शायद समझ में ना आए, इसीलिए मैं इसको पहले हल्का सा आपके सामने बनाते हुए ड्रॉ करूंगा ताकि आप समझ जाएंगे, राइट। दिस इज द आउटलाइन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का आउटलाइन है। बट मैं अब डीएनए को थोड़ा सा सेमी सेमी क्या बोलते हैं उसको, सेमी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम डीएनए के एक स्ट्रैंड को यहाँ पे आपके सामने बना ले रहे हैं। ये आपका डीएनए का हो गया एक स्ट्रैंड। रिमेंबर ये भी हमारा डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है, तो इसको डबल मत समझ लीजिएगा बेटा, ये भी अभी डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है। ये एक स्ट्रैंड को हमने डबल कर लिया है, बात समझ में। ओके, अब डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड आइए हम बनाते हैं। डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड आपका बन गया इस तरीके से, मान लीजिए ये। ओके, दैट्स ग्रेट, ये हो गया डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ओके, दैट्स एनफ, फाइन। एक मिनट रुके रहिए, अब हल्का सा टाइम दीजिएगा मुझे, मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपसे चाहूंगा। बट एक बार बन गया ना तो आपको दोबारा समझ में नहीं आएगा, सॉरी आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। फाइन, ये हो गया। ओके, दूसरा स्ट्रैंड का हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, फाइन। ओके, थोड़ा पतला हो गया, अरे काम चल जाएगा। चलो 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 चलो, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को देखिएगा, मेरी बात को चाहे सुनिए चाहे ना सुनिए। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बनाने जा रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, राइट। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रैंड बना लिया है। ये जो हमारा है, ये हमारा एक स्ट्रैंड है, ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रैंड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आइए, तो पहला न्यूक्लियोटाइड हम बनाते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड में पहली चीज क्या बनाएंगे हम लोग, शुगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोड़ा सा ये शुगर ज्यादा डैमेज हो गया भाई, शुगर हमारा खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा मीठा बन जा रहा है शुगर। चलिए आइए शुगर बना लेते हैं, सबसे पहले शुगर का शुगर बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा शुगर, क्या बन गया, शुगर बन गया, फाइन। अब देखते रहिएगा बेटा। ओके, दैट इज अ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कितने होते हैं, 4। 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं हमारे डीएनए में। 4 नाइट्रोजिनस बेस, हर किसी के डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, 4 तरह के बोलेंगे आप, ठीक है, नॉट 4 ओनली, दे आर द लॉट्स ऑफ 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं हमारे पास। दैट इज अ एडेनिन, guanine, that is a capital G, adenine, guanine, okay, that is a capital G, that is a capital G, adenine, guanine, thymine, and cytosine. This is the 4 different types of nitrogenous base. Okay, तो डीएनए हमारा किन से बना है, 4 नाइट्रोजनस बेस। शुगर, शुगर से बना हुआ है, दैट इज जो हमने अभी बना दिया है।
एंड फॉस्फेट दैट इज अ PO4 जो होता है इस साइड में, किस साइड में, इस साइड में होता है, दैट इज अ PO4, राइट, ओके, तो दैट इज अ PO4, यस डेफिनेटली G ट्रिपल बॉन्ड C, सुधांशु जी, G ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे जो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये है आपका एडेनिन, क्या है, एडेनिन। अजीत मैंने आपको बताया हुआ था इस बात को कि ए के सामने हमेशा टी होता है और जी के सामने हमेशा सी होता है, ये चीज आपको पता थी, राइट, ओके। क्यों बताया था, अब यहां पे काम देगा। ये आपने देख लिया, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अच्छा। और ये है आपका OH, क्या है, OH, ये तो आपने जानते हैं। और ये आपका क्या है, H, क्या है, H, ये हो गया आपका OH और ये हो गया, ये क्या था आपको पता है, ये ना वो पीली वाली बर रही थी, अभी तो मैं गया था काम से, ओके। ये है आपका H, ठीक है, एक हो गया OH, ये हो गया आपका H। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं बेटा मैं, अगला न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, देखिए देखिए कितना मजेदार और मैजिकल चीज है ये। अगर एक बार आपको पता लग गया ना तो फिर आसान हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए, तब आपके लिए एकदम मॉलिक्यूल एकदम सिंपल हो जाएगी। ये देखिए ये हमने बना दिया अगला वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया फॉस्फेट, क्या हो गया बेटा, फॉस्फेट हो गया सर। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया OH सर, राइट बेटा, बहुत अच्छे। ये क्या हो गया, H हो गया सर, ठीक। और ये क्या हो गया, दूसरा जोड़ लो, इधर जोड़ लो, G जोड़ लो, क्या जोड़ लो, G जोड़ लो, ठीक। इट्स सिंपल, इट्स सो सिंपल, फाइन। अब यहां पे देखिए, इधर आ जाइए। अब मैंने बताया कि ये एंटी पैरेलल है, कैसा है, एंटी पैरेलल। तो इसमें पूरा का पूरा फॉर्मेशन कैसा होगा, तिरछा होगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा। तो इसमें शुगर कैसे बने होंगे, रिमेंबर, इसमें शुगर बने होंगे उल्टे, इसमें शुगर कैसे होंगे, उल्टे शुगर होंगे। सार्थक जी वेलकम, ओके। इसमें जो शुगर होगा वो बिल्कुल आपका उल्टा इस तरीके से होगा, ये रहा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया उल्टा, ये हो गया उल्टा, उल्टा बन गया बिल्कुल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट होगा तो नाइट्रोजनस बेस इस तरफ होगा, तो बेटा ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, तो इसके सामने हमेशा क्या होता है, टी होता है। वाओ सर, दैट्स ग्रेट। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज अ PO4 सर, दैट इज अ PO4। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पलट दियो ना, तो जब आपने पलट दियो तो इधर हो गया OH और इधर हो गया H, ठीक है, दैट इज अ OH एंड H, इज सो सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए सेम दो बनाए हैं तो इधर भी दो बना लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका शुगर, पेंटोज शुगर, यहाँ पे ऐसे बना लो, ठीक, ये हो गया पेंटोज शुगर। और यहाँ पे हो गया आपका OH और ये हो गया आपका, हाँ पलट तो दिए थे तो ये इधर ही जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका नहीं इधर OH कर लेते हैं वरना दिक्कत कर जाएगा। OH जो है हम लोग इधर ही कर लेते हैं ना, चलिए इधर ही कर लेते हैं OH, कोई दिक्कत नहीं है। HO कर लेना, OH कर लेना, कुछ भी कर लेना, चलिए। और इसके पास में है PO4, अगेन PO4, और ये आपका है नाइट्रोजन बेस, इसके सामने हो जाएगा C, ठीक। अब देखिए, अब मैंने पूरा का पूरा दो न्यूक्लियोटाइड बना लिया है, क्या बना लिया है, दो न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया हुआ था कि मान लीजिए ये हमारा DNA है और ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो सवाल इस चीज का उठता है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड भी तो एक बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर मान लीजिए ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर दो बेसेस है तो ये हो गए दो न्यूक्लियोटाइड, ये हो गए दो न्यूक्लियोटाइड। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड इधर से नाइट्रोजनस बेस से जुड़े हुए हैं तो इधर से ये किससे जुड़े हुए हैं, मतलब ये दोनों आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं, मतलब इधर से भी तो इनको जुड़ने में एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सामने से तो आपने बता दिया कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल होगा, ए और टी के बीच में हमेशा डबल होगा, ये बात तो आपने बता दिया कि आमने सामने ये डबल और सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बट ये बगल बगल किससे जुड़े हुए हैं, तो बगल बगल जो होता है ना बेटा, यही आपको समझना है, ठीक है।
अगर मैंने आपको बोला कि ये वाला एंड मान लो 5 प्राइम है, किधर है 5 प्राइम, तो इसका दूसरा वाला एंड क्या होगा 3 प्राइम, और अगर ये 3 प्राइम है तो इसका दूसरा वाला एंड क्या होगा 5 प्राइम होगा। इट मींस दैट इसका जो पांचवा नंबर फॉस्फेट है वो हमेशा ऊपर आएगा, किधर पे आएगा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और जो दूसरा नंबर का फॉस्फेट है, अंजलि जी इतना लेट क्यों हो गए भाई आप आज, देखिए यहां पहुंच गए हम लोग। तो देखिए मैंने आपको यही बताया कि हमने दो बैकबोन्स बना रखी है डीएनए की, और इस दोनों बैकबोन दैट इज नोन एज बैकबोन, ये जो हमने बैकबोन बना रखी है ये एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल होने के कारण एक का फॉस्फेट ऊपर की तरफ है तो दूसरे का फॉस्फेट नीचे की तरफ है। फॉस्फेट प्रेजेंट ऑन 5 प्राइम कार्बन्स एंड OH प्रेजेंट ऑन 3 प्राइम कार्बन्स या 3 प्राइम, ओके। तो अगर ये फॉस्फेट 5 प्राइम ऊपर की तरफ है तो ये दैट इज अ 5 प्राइम, मतलब इस वाले में ऊपर की तरफ 5 प्राइम है, और नीचे की तरफ 3 प्राइम पे हमेशा क्या होगा OH होगा। तो इधर 3 प्राइम की तरफ क्या होगा OH, देखिए यहां OH है, और यहां नीचे की तरफ देखिए 5 प्राइम पे PO4 है, तो दैट इज अ PO4। इट मींस दैट दिस स्ट्रक्चर सिमिलर लाइक दिस स्ट्रक्चर। बट यहां पे सवाल ये है कि सर ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ना जुड़े होते तो बिल्कुल एक सीध में ये कभी ना आ पाते। तो ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं कि जो 3 प्राइम OH होता है वो बॉन्डिंग बनाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से। OH बॉन्डिंग बनाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से, एंड जब हाइड्रोक्साइड जो है बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट से, तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहां पे आप देख रहे हैं इसके बीच में बन जाती है बॉन्डिंग, क्या बन जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है, और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं, एक सिंगल वाला सिंगल। तो आपस में अगर मैं बोलूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड में जुड़े होते हैं, तो दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो सामने वाला बॉन्ड कौन सा है, सामने वाले से जुड़ने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। अपने ही स्ट्रैंड पे जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखिए अगर मैं यहां पे इसी तरह लाइन से न्यूक्लियोटाइड बनाते चला जाऊंगा तो फिर इसके पास क्या आ जाएगा, PO4 आएगा, फिर इसका PO4 इसके 3 प्राइम से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, फिर ये OH देगा कि नहीं देगा, फिर जो नया वाला बनेगा वो फिर इसके OH से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, फिर OH देगा कि नहीं देगा, फॉस्फेट से करेगा, इसका फॉस्फेट इसका OH, फिर इसका फॉस्फेट इसका OH, तो इसका फॉस्फेट इसका OH, इसका फॉस्फेट इसका OH, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। और जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे तो वो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, वो बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑन द सिंगल स्ट्रैंड। समझ में आ गया। अब देखिए सेम यही चीज देखिए, अब इसका जो OH है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, PO4 से। किससे बॉन्ड बनाएगा, PO4 से। बनाया कि नहीं बनाया, तो इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो सिमिलर सिंगल स्टैंड पे बॉन्ड बनाएगा, इट मींस दैट अगर मान लीजिए ये हमारा सिंगल है और यही तो सिंगल है ना, ये क्या है हमारा सिंगल है, तो अगर इसका ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, क्या है न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के OH के जुड़ने से बनता है। दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बात समझ में आ गई अंजलि जी, अजीत, बताइए भाई सभी को समझ में आया, बोलिए जल्दी बोलिए, मुझे जल्दी जब कमेंट करिए, और लोग बताइए। तो दिस इज द इजी मैनर, ये आपके मैंने बहुत सिंपल मैनर में बताने की कोशिश करी हुई है। अब आप डायग्राम को देखिए, अब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। अब आपके सामने जो मैंने स्लाइड है, ब्यूटीफुल स्लाइड बनाई हुई है यार, ये स्लाइड बनाया हुआ है, और इसीलिए देखिए काम में आलस नहीं करूंगा, जब बोल दिया हूं पढ़ाऊंगा तो ढंग का पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखिए, अभी मैंने आपको मैनुअली बना के दिखाया, अब आप डायग्राम को देख सकते हैं। लुक एट डायग्राम। अब आप डायग्राम को देखिए, यहां पे इस डायग्राम को देखिए, यहां पे ये एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस को लिया हुआ है, किसको लिया, बेसिस को लिया हुआ, बट दिस इज द शुगर, ये शुगर वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये शुगर वाली बैकबोन है जो किससे जुड़ी हुई है, दैट इज अ
किससे बना जुड़ा हुआ है ये? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑल दीज आर, ये क्या है? ये सब के सब आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, सिस्टीन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आप देखिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बता दिया है, क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं कि एक आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, और जब ये मोतियों की माला लगातार बनती चली है, एक मोती मतलब बोले तो एक न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे मोती मतलब बहुत सारे आपके अगर मोतियों की बात करो, जब एक ही धागे में जुड़ जाए तो दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। A nucleotide has three components, that is a nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. Remember, याद रखिएगा हमेशा दो चीजें होती हैं, that is a nucleotide and another one is a nucleoside. दो चीजें होती है बेटा, एक होती है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी होती है न्यूक्लियोसाइड। आप में से कितने लोग बताएंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड के बारे में आप हमको बताइए भाई जरा सा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कौन बताएगा? मैसेज में हमें मैसेज कर दो जल्दी से, खटाखट, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए, कौन बता रहा है भाई? शुगर होता है, और शुगर के साथ और एक चीज क्या होती है, वही बता दीजिए बस। तो वो कहला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। चलिए जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, खटाखट बताइए। नहीं बता रहे हो? नहीं पता है? नीचे लिखा हुआ है, लुक एट दिस। जब आपके पेंटोज शुगर के साथ में केवल और केवल क्या जुड़ा हो? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हो, लेकिन फॉस्फेट ना जुड़ा हो, तो उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर केवल नाइट्रोजनस बेस हो प्लस वहां पे आपका शुगर हो, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब बेटा ये हर एक लाइन एनसीईआरटी की है, मैंने नहीं लिखी कोई लाइन। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अगर कहीं पे जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, और जब इसी में आकर के फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड। तो इन दोनों के बीच में यही बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो a nucleotide has three component, a nitrogenous base, a pentose sugar, a phosphate group, this is known as nucleotide। और अगर वो शुगर राइबोस का है, मतलब उसमें दो का, अगर वो शुगर आपके फॉस्फेट का है तो हम उसको एक अलग नाम देंगे। अगर वो शुगर अगर वो शुगर आपका डीऑक्सी का है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर वो शुगर आपका राइबोस का है तो राइबोस न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दैट इज सिंपल। नाइट्रोजनस बेस जो हम देखते हैं वो चार डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, बट उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज अ प्यूरिन एंड अनदर वन इज अ पिरिमिडिन। चार कौन कौन से? प्यूरिन में दो आते हैं, एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन में दो आते हैं, आपके तीन आते हैं आपके। इन द केस ऑफ डीएनए हम दो बात करेंगे, और इन द केस ऑफ अगर आप आरएनए को भी लेके जाएंगे तो वहां पे आपको तीन बेसिक टाइप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में आपके तीन हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अब या तो डीएनए में थायमिन होगा और या तो आरएनए में यूरेसिल होगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब अगर थायमिन रहेगा तो यूरेसिल नहीं रहेगा, और अगर आपका यूरेसिल रहेगा तो थायमिन नहीं रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नेचर होते हैं। आरएनए में यूरेसिल देखने को मिलता है, जबकि थायमिन में आपको जो है वो थायमिन जो है वो आपको डीएनए में देखने को मिलता है। इट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। Thymine 5-methyl uracil present only in DNA and uracil only in RNA। तो बाकी सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो पिरिमिडीन जो है और प्यूरिन जो है वो कौन कौन सा है वो मैंने बता दिया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और जो बॉन्डिंग बनते हैं वो हमेशा बनते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। मतलब जब भी आप आमना सामना देखेंगे तो एक आपका प्यूरिन होगा और दूसरा आपका पायरिमिडीन होगा,
और वो इसीलिए क्योंकि ये जब भी आप देखते हैं तो ए के सामने बॉन्डिंग बनती है हमेशा टी की। यस, अभी बेटा सब स्ट्रक्चर्स तो इतने हैं कि देखते देखते आप पागल हो जाएंगे अंजलि जी, ठीक है। अभी सब आएगा, प्यार से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, एक चीज नहीं छूटेगा, ये मेरा परफेक्टली वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो ए एंड टी, अगला है आपका जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये हमेशा याद रखिएगा कि इनके बीच जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो सी के साथ कंपैटिबल होता है, दे आर द ट्रिपल बॉन्ड्स। और ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। अगर ए की बात करते हैं तो ए पे अगर वो डीएनए है तो टी सामने आएगा, और ए पे अगर आरएनए है तो उसके सामने हमेशा यू ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इस डायग्राम को आपको बहुत प्यार से डिकोड करना है। ये बहुत अच्छा डायग्राम मुझे लगा था तो मैंने इसको रख दिया, और इस डायग्राम में हर एक बात बहुत अच्छी लिखी गई हुई है। तो इस डायग्राम को हम बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, हल्का सा हो सकता है आपको ब्लरी दिखे। स्लाइड डाउनलोड कर लेंगे अगर आप गूगल इसमें जा करके, तो ये स्लाइड आपको काफी काम करेगा, ठीक है, उसमें ये सब चीजें बहुत क्लियर दिखेंगे। ये शुगर फॉस्फेट की आपको बैकबोन दिखा रहा हुआ है कि यहाँ पे देखिए कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जो है वो देखिए कैसे फॉस्फेट से फॉस्फेट जुड़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए कैसे जुड़ते हैं। देखिए ये है आपका OH, क्या है बेटा, ये है आपका OH, क्या है यहाँ पे, क्या है OH है, और ये क्या है फॉस्फेट। देखिए OH ने फॉस्फेट से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, बना इधर नहीं नहीं सॉरी, इधर OH कर लीजिए, इधर OH क्या ही करेंगे आप, तो नहीं इधर ही OH कर लीजिए। हाँ फॉस्फेट तो इधर ही जुड़ा हुआ दिखा रहा है, इसमें इधर जोड़ दिया एक, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया है भाई। अच्छा ये फॉस्फेट है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक ठीक ठीक, डन। ये आपका फॉस्फेट है इधर, ये PO4 फॉस्फेट है इधर, और इस साइड में क्या है आपका, इस साइड में आपका OH है, और ये आपके फॉस्फेट से बॉन्डिंग बनाया हुआ है। तो ये एक बैकबोन है, फॉस्फेट OH फॉस्फेट OH फॉस्फेट OH फॉस्फेट OH, क्योंकि एक शुगर पे OH भी होता है और फॉस्फेट भी होता है, ठीक है ना। तो एक शुगर से दोनों बॉन्ड बनते हैं, एक तरफ आपका फॉस्फेट से बॉन्ड बना रहा होता है, दूसरी तरफ आपका OH से बॉन्ड बना रहा होता है। वो बात मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। और इस तरीके से सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक ही बैकबोन पे, बैकबोन मतलब जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, दैट इज अ बैकबोन, एक ही बैकबोन पे सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने मेंशन हैं। अब देखिए एडेनिन को अगर आप देखें तो ये है आपका एडेनिन। एडेनिन हमेशा किसके सामने होता है, थायमिन के सामने होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एडेनिन आपको थायमिन के सामने जो है वो देखने को मिलता है, ठीक। अगर दोनों के स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो माइनर अंतर है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों इसका थोड़ा सा रिंग शेप का आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थोड़े से अलग हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे स्ट्रक्चर पूछता पाछता नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप इसको जानते रहिए कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको एडेनिन और ग्वानिन जो है वो तकरीबन तकरीबन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दीज आर द प्यूरिन्स। ये क्या है आपके प्यूरिन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होता है पक्का, बोलो भाई, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होता है, कंफ्यूजन आ जाती है, बताइए बताइए, ओके तब ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो आपके प्यूरिन है, और थायमिन और साइटोसिन जो आपको अगल बगल देखने को मिल रहे हैं ये आपके पायरीमिडीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो रिंग्स देखने को मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे अंजलि जी ने डबल रिंग का इस्तेमाल किया हुआ था, और यहाँ पे आपको एक सिंगल रिंग ही देखने को मिल रही है। तो ये आइडिया अच्छा है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बढ़िया है, डबल रिंग एंड सिंगल रिंग, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी वीजी हो जाएगा, ठीक है। बट स्ट्रक्चर्स में हम इसको अलग अलग ही बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एक हेक्सागोनल देखिए, फिर यहाँ पे आपको एक पेंटागोनल देखने को मिल रहा है, आप ऐसा भी याद कर सकते हो, उसका कोई जरूरत है नहीं। तो ये पिरिमिडिन और होते हैं जो एकदम छोर पे जुड़ते हैं आपके शुगर वाले से, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये डीएनए का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ चीजें और इसमें मैं आपको बता देना चाहूंगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखिए, अगर आप किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डीएनए के एक सिंगल टर्न में
एक सिंगल टर्न का मतलब क्या होता है बेटा, इसको भी थोड़ा सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है। डीएनए के एक सिंगल टर्न होता है ये, दैट इज अ दिस वन, ये पूरा का पूरा। ये जो सिंगल टर्न होता है, इस पूरे सिंगल टर्न के दरमियान तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। बट रिमेंबर, आपकी एनसीईआरटी एक बात को मेंशन नहीं करती है कि डीएनए के कई टाइप्स होते हैं, और कई टाइप्स के डीएनए में ये नंबर्स वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब बदल भी सकते हैं। मैं बता रहा हूं क्या है ये चीज, अब बहुत ध्यान सुनिएगा। अब 2-3 मिनट एकदम से वन वर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी ये बात कहता है कि सिंगल टर्न को कंप्लीट करने में तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड की बेसिस की हमको जरूरत, मतलब कि 10 न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ पाते हैं, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड ही आपस में जुड़ पाते हैं एक सिंगल टर्न के अंदर। ठीक है, एक यहाँ पे बीच में ले लो। ठीक है, टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 जुड़ पाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ पाते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना पाते हैं। ये एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी एक बात और कहता है कि डीएनए जो होता है ये राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड भी होता है, लेफ्ट हैंडेड भी होता है, सीधा भी होता है। तो डीएनए टोटल 3 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, जो कि अलग अलग में आपको कभी वीडियोस अगर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, उसमें जाकर के टाइप्स ऑफ डीएनए आप देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है वो चीज। तो ये होता है, एक चीज आपको ये ध्यान में रखना था, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बीच में अप्रॉक्स 3.4 नैनोमीटर का जो है वो गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये वैल्यू भी आपको याद में रखनी है। और अगर ऐसे 10 हो गए, अगर पूरा एक राउंड टर्न हो गया, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए एनसीईआरटी सवाल दे सकता है नीट के अंदर, उसके बारे में हम अभी आगे आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका आपको 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास या 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास में वैल्यू है, इसको भी याद रखनी, दो स्ट्रैंड के बीच में। ठीक है, वो भी आपको याद में रखना है। तो ये सारी वैल्यूज अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे बगल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, व्हाट होल्स डीएनए स्ट्रैंड गेट टुगेदर, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स है, ये दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का स्ट्रक्चर है, दैट इज एडेनिन एंड अनदर वन इज अ थाइमिन। तो देखिए, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आप दो चीज को देखेंगे, एक आपका होगा प्यूरिन और दूसरा आपका होगा पायरिमिडीन। तो प्यूरिन, पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, बिकॉज दे बोथ आर कंपैटिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी में आ जाते हैं, ताकि दोनों के लिए वो बॉन्ड बनाना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाए। ठीक, तो बाकी वही सारी चीजें यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखी हुई हैं। फिर सेंट्रल डोगमा है नीचे, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन, इसीलिए हमारे अंदर जो आरएनए होता है वो एक मैसेंजर का काम करता है, दैट इज अ एमआरएनए, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी इसको मैंने सिकल सेल एनीमिया में तो पढ़ा ही दिया था कि डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन थ्रू द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड चेन। ठीक, तो सिंपली ये डायग्राम काफी अच्छा है, आप चाहे तो इस डायग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा इजी विजी हो जाएगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, उनको मैं रिमेंबर याद कराता हुआ आगे आपको बढ़ता हूं, रुके रहिए। चलिए, डीएनए फ्रॉम आरएनए, हाँ बेटा, डीएनए फ्रॉम आरएनए, ह्यूमन बॉडी को बनाना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जो डीएन आरएनए से डीएनए को बना सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बट ह्यूमन बॉडी को बनाना, ये तो भाई अभी तक तो लीगली तौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। इलीगली तौर पे मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि क्लोनिंग की गई है, बट भाई मैं उसको यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है मतलब पता चला गलत हो गया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए की तरफ एक बार नजर डालें, एक मिनट ध्यान दीजिएगा बातों को। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात थोड़ी बंद करेंगे और थोड़ा सा बेटा अच्छे से ध्यान देंगे। एक दो चीजें और है मैं आपको बता देना चाहूंगा डीएनए के बारे में, मे बी इसमें पॉइंट एडेड नहीं थे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस स्ट्रक्चर को, डीएनए को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम पिच हेलिक्स की बात करते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम, अगर हम एक हेलिक्स की बात करते हैं तो पूरा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक हेलिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बेटा अंदर की तरफ घुसी हुई चीज होती है ना, मतलब अंदर की तरफ जो थोड़ा गहरा गड्ढा होता है, इसे हम लोग मेजर मेजर
ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रूव बोलते हैं। और जो थोड़ा सा उठा हुआ गड्ढा होता है ना, मतलब थोड़ा सा हल्का गड्ढा होता है, उसको माइनर ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर ग्रूव बोलते हैं। ये शायद एनसीईआरटी में ना हो, बट आप इसको जानते रहिएगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़े वाले गड्ढे को मेजर ग्रूव बोलेंगे और उसको हम लोग माइनर ग्रूव बोलेंगे। एक टर्न में टोटल 10 जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपके मौजूद होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मतलब ये आमने मतलब अगल बगल वाले को, तो ये तकरीबन 3.4 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 लिख दिया है। दैट इज अ 0.34 नैनोमीटर, दैट इज अ 0.34 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में 3.4, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में बताया था ना, हाँ ठीक है। एंगस्ट्रॉम में 3.4, और उसको अगर आप नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.34। तो कंफ्यूज नहीं हो रहिएगा, क्योंकि वैल्यू नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों में लिख देता है, ठीक। और हेलिक्स की अगर आप बात करेंगे तो एक टर्न में 3.4 नैनोमीटर और 0.34 आपके हो जाएंगे क्या? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसकी तकरीबन आपको जो देखने को मिला होगा, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास वैल्यू देखने को मिलती है। नैनोमीटर में देखेंगे तो तकरीबन 2 नैनोमीटर के आसपास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा आप जानते रहिएगा, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब डीएनए के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये सारी बात डीएनए के स्ट्रक्चर्स में भी मेंशन की गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अब थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जान लिया आपने, आपने न्यूक्लियोसाइड जान लिया, कैसे चेन बनती है मैंने वो भी मैनुअली बता दिया आपको। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड की रिसर्च की गई थी वो फ्रेडरिक मिशर जी ने डेड सेल या पस पस सेल से की थी। पस मतलब मवाद जो होता है, जो चोट लगने पर अक्सर डेड सेल्स बाहर निकलते हैं, उनसे की थी। प्रॉपर्टी को डिस्कस किया तो पाया कि जो है ये प्रॉपर्टीज एसिडिक है, और इसीलिए इसको जो है इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। बाद में उनको पता चला कि इसमें एक डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और एक आपकी न्यूक्लिक एसिड है, उसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो प्रपोज किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जी ने 1953 में। बट एक्सरे डिफ्रैक्शंस के थ्रू जो इसकी प्योर इमेज दी थी वो दी थी मैडम रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड म्यूरिक वाइकिंस ने। तो ये जो विल्किंस, व्हाई नॉट वाइकिंस बोल दिया, देयर इज अ विल्किंस, वाइकिंस दूसरे होते हैं, विल्किंस। तो विल्किंस जी ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन जी ने जो है वो आपके डीएनए का डिफ्रैक्शंस का मॉडल दिया था। वो कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ ये एक्सरे को देते हैं, बीम लाइटें होती हैं जो सीधे उस पूरे स्कैटर्ड लाइट को एक सिंगल पे पॉइंट पे फोकस करती हैं। देखिए, पहले स्कैटर्ड लाइट आई, फिर उसको एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर दिया। ये आपका डीएनए सैंपल है, जिसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप अगर डीएनए सैंपलिंग करते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में, तो वैसा एक सैंपल आपको ले लेना। डीएनए फिंगर जो एगार जेल होता है, ठीक है, एगार जो जेल होता है उसका एक सीक्वेंस आप जब ले लेंगे, जब डीएनए सैंपल के ऊपर उस लाइट को डाली गई तो एक्स शेप का एक लाइट निकल करके सामने आता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से लाइट निकल करके सामने आता है, और इस डिफ्रैक्शंस के थ्रू इन्होंने डीएनए का जो है वो एक मॉडल या एक डेटा जो है वो प्रोड्यूस किया। तो थोड़ा सा एक्स शेप का डेटा आया जो डीएनए डिफ्रैक्शंस को शो करता था। तो इस चीज को बताया गया कि इट वाज बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शंस डेटा प्रोड्यूस्ड बाय म्यूरिक विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। Now the next one is that DNA is made up of two polynucleotide chains. There is a one polynucleotide chain. This is the one polynucleotide chain जो मैंने अभी अभी आपको बना करके मैनुअली दिखाया था, वो यहाँ पे आपके सामने डायग्रामेटिकली दिखा दिया। देखिए कितना सिंपली ढंग से मैंने अभी आपको बताया हुआ था, और उससे सिंपली ढंग से आपके सामने डायग्राम ऑलरेडी मेंशन है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो डीएनए अगर एक तरफ ये 5 प्राइम फॉस्फेट है तो उसकी दूसरी तरफ जो होगा लास्ट में एकदम वो 3 प्राइम ओएच होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर 5 प्राइम फॉस्फेट होगा तो उसकी तरफ जो है, दूसरी तरफ जो है, दैट इज अ 3 प्राइम ओएच होगा। इट मींस दैट दे आर द इक्वल इन साइज बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, इसीलिए हम इनको एंटी पैरेलल बोलते हैं। ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया था। और इनके बीच जो OH और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, OH और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसकी इंपॉर्टेंस कब कहां बढ़ेगी, यहाँ तो जब आप पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, और वहां पे आपको जोड़ना पड़ेगा प्राइमर। क्या जोड़ना पड़ेगा? प्राइमर। कैन एनीबडी से द फंक्शन ऑफ प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशंस? कोई बता सकता है प्राइमर का फंक्शंस इन डीएनए रेप्लिकेशंस? तो आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक, चलिए।
तो आगे देखिए, तो यहाँ पे इसी चीज को इसने बताया हुआ है किस तरीके से आपके, और ये सिंगल जो होता है दैट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों पे आते हैं और ज्यादा कोई बात नहीं करते हैं। भाई कोई फंक्शंस तो बताओ हमको। चलिए, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। देखिए अब यहाँ पे राइट हैंडेड फैशन लिखा हुआ है ना, बट ये जो है आपके ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंटारिटी स्ट्रैंड में भी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ बैकबोन, जो सबसे पहली बैकबोन जो आएगी उसको कौन बनाएगा, उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्राइमर की। ठीक है, बैकबोन की मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री को पहली बार बनाएगा। हाँ, इनिशिएट कर सकता है, सही है। हाँ, ये पॉइंट सही, बट नॉट अ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अ फॉर्म इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। 3' OH यही प्रोवाइड कराता है प्राइमर, क्योंकि जब तक पहला वाला 3' OH प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक पॉलीमरेज जो है वो नए न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने के लिए कौन चाहिए, 3' OH, तो वो कौन देगा, प्राइमर। ये चीज होता है, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स गुड, आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ थ्रू 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट क्वाइल्ड इन द राइट हैंडेड फॉर्मेशन। तो ये लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड भी होता है, तो दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ। इट्स बैकबोन इज फॉस्फेट, इसकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट्स की होती है। द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और इसमें आपके बेसेस मौजूद होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ बेसेस होते हैं और जो बाहर की तरफ है वो आपको फॉस्फेट जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों बैंड की तरफ अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो उधर की तरफ आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा। The two chain have anti-parallel polarity, that is one chain has polarity 5' to 3' and another one is a 3' to 5'. Easily say that, आपको बता दिया है। The bases in two strand are paired and through hydrogen bond forming base pair। जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी एंड सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन, दिस जनरेट अ 2 स्ट्रैंड, यहाँ पे बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इरविन चारगाफ रूल। इससे बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं। इरविन चारगाफ रूल्स इन डीएनए प्रोपोर्शंस ए इज इक्वल टू 2t एंड पोर्शन ऑफ जी एंड सी। इट मींस दैट क्या होता है कि जो वैल्यू ए की होगी डीएनए में वही सेम वैल्यू आपकी होगी टी की, और जो वैल्यू जी की होगी डीएनए की वही वैल्यू होगी सी की। क्वेश्चन कैसे बनाता है अब मैं आपको बता रहा हूं। वो आपके सामने अगर बोल देता है कि अगर हमारे डीएनए में सी जो है वो 20% है, अगर सी 20% है तो ए टी और जी का रेशियो क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से निकाल के दिखाइए, देखियो कौन कौन निकाल लेता है। अगर सी की वैल्यू 20% है तो ए टी जी की वैल्यू क्या होगी, चलिए भाई जल्दी से निकाल के दिखाइए। गुड मॉर्निंग तनिषा जी, अंजलि जी, तो आपका आ गया, ओके। इज सिंपल, अगर जी की 20% है तो सी की 20 है तो ऑलरेडी जी की भी हो जाएगी 20 हो गया 40। अब बचे कितने, 60। और जब बचा 60 तो 60 में हो गया, 60 में कौन कौन बचा है, ए और टी। जब ए और टी दोनों इक्वल होते हैं तो इसका भी हो गया 30 ए हो गया और 30 हो गया आपका टी का। ठीक है, तो दैट इज सिंपली। तो इस तरीके का सवाल बहुत दफे आ जाता है, और पिछली कल ही भी मैंने आपको शायद इस सवाल के बारे में जो है वो बताया हुआ था। और जब आप इनको एक कर देंगे तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा या फिर 100 आएगा। तो वो चीज ही आपके किसने बताया था, इरविन चारगाफ जी ने जो है ये रूल जो है वो बताया हुआ था। अब आगे देखते हैं, थोड़े पॉइंट्स और हैं बेटा, अब थोड़े से वन वर्ड पॉइंट हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। क्या क्या याद करना है आपको, 5 lambda 174 bacteriophage has 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये इसमें तकरीबन मतलब एक बैक्टीरियोफाज के अंदर आपको तकरीबन 5386 न्यूक्लियोटाइड जो है वो देखने को मिलते हैं। आप काउंट कर सकते हैं इनके डीएनए को, हमारे अंदर तो आप काउंट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव अ लॉट्स ऑफ, कितने होते हैं हमारे अंदर अभी आपको आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर, ये तो 5 वाला है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में आपको तकरीबन 48502 मतलब तकरीबन 48,502 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं।
ई कोलाई में आपको 10 की पावर 6 है बेटा, दैट इज अ 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बीपी जो है वो देखने को मिलता है ई कोलाई में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन के डीएनए की, तो तकरीबन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इस तकरीबन 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का मतलब न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल जाता है। तो ह्यूमन का जीनोम काफी बड़ा डीएनए होता है और ये एक डीएनए के अंदर का बेस पेयर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बेस पेयर्स हमारे अंदर होते होंगे और हर किसी के अंदर ये सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए को? तो देखिए बहुत इजी तरीका नीचे बताया गया है फॉर्मूला। लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का होता है नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स ले लीजिए। जैसे अगर आपको ह्यूमन का निकालना है, किसका निकालना है? ह्यूमन का। तो नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स ले लीजिए, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एज, जैसे तभी बताया था ना, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो मैंने आपको भी बताया हुआ था, दैट इज अ 0.34 बताया हुआ था ना। तो देखिए लेंथ निकाला हुआ है इसने, देखिए द नंबर, देखिए बेस पेयर ऑफ ह्यूमन का निकाल रहा है। तो देखिए बेस पेयर ऑफ ह्यूमन कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 है, और उसको मल्टीप्लाई किया है दो बेस, जैसे मैंने बताया था ना डीएनए के दो बेस के बीच का डिस्टेंस कितना था? 0.34 था। तो उससे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई कर दिया जो है तो वैल्यू निकल करके सामने आ गई आपकी, ठीक है। और जब 0.34 एक का है ना, और है तो बहुत सारे बेस पेयर, तो उनको लेकर के इसने मल्टीप्लाई किया तो तकरीबन 2.2 मीटर के आसपास किसकी वैल्यू जो है वो आ गई, ठीक। तो इन ई कोलाई लेंथ ऑफ डीएनए। नहीं समझ में आया तो एक बार समझ में आ गया सभी को कि एक बार और बता दूं? समझ में आ गया सभी को कि एक बार और समझ में आया? ये भाई सब लोग बता दीजिए हमको एक बार, ये समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल्स दे सकते? अच्छा, वन टाइम मोर। चलिए देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए एक बात बताइए, लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है वो ह्यूमन की कितनी मैंने बता दी है आपको? वो मैंने बता दी है 6.6 इंटू 10 की पावर 9, राइट। ये बता दिया डीएनए, ये बता दिया आपको। और एक डीएनए जो होता है, उस डीएनए के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके बीच का, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34, और टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 10 की पावर 9। तो इंटू 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा तकरीबन 2.2 मीटर, ठीक। इजी वीजी, ठीक है। उसी तरीके से आप इकोलाई का निकाल सकते हैं। इकोलाई में भी आपके जितने होते हैं वो बेस पेयर्स आप लेकर के निकाल देंगे तो आपका वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए आपका इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो जुड़िए, अगर आप मॉलिक्यूलर को अच्छे से, इत्मीनान से, प्यार से पढ़ना चाहते हैं तो लेकर के तो बहुत कुछ आया था क्रैश कोर्स की तरह, बट डेफिनेटली हो नहीं पाया। बट चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मॉलिक्यूलर एक अच्छी चीज होती है। तो मिलते हैं, और सभी अगर एक टाइम पे आइए तो अच्छा है। और मेरी छुट्टियां हो गई हैं तो 10 बजे सुबह की क्लासेस रहेगी, आप लोग मिल सकते हैं, ठीक। कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं रात के 10 बजे। चलिए भाई चलते हैं, अच्छा गुड मॉर्निंग सबको। समझ हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने आपको जेनेटिक्स का जो पूरा का पूरा जो यूनिट था उसे मैंने आपका खत्म कर दिया है। आप सभी जाकर के जेनेटिक्स के उस यूनिट का जो है वो फायदा उठा सकते हैं, उस यूनिट के बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं।